बच्चों, हमारा आज का वीडियो रिमेनिंग पार्ट ऑफ लेसन 4 है, जिसमें हमने रेनबो 8 के 4th चैप्टर के रूप में इस सदी के ग्रेट एस्ट्रोफिजिसिस्ट अर्थात महान तारा भौतिकविद या खगोलविद या कह सकते हैं कि महान ब्रह्मांड वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग के बारे में फिरदौस कांगा द्वारा अपनी रचना हेवन ऑन व्हील्स के कुछ अंश को पढ़ा। उस चैप्टर के न्यू वर्ड्स और उनके क्वेश्चन आंसर भी हमने किए। अब हम बाकी की कुछ वर्ड पावर की एक्सरसाइजेस और लैंग्वेज की एक्सरसाइजेस करेंगे। साथ ही एक्टिविटी में हम स्टीफन हॉकिंग के द्वारा विश्व को दी गई कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में भी जानेंगे। तो वर्ड पावर की पहली एक्सरसाइज थी चूज द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंसेस। यहाँ बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें से आपको नीचे लिखे वाक्यांशों के सामने उनकी मीनिंग के हिसाब से उनके सामने सही चुनकर लिखने हैं। पहले मैं वे वर्ड बोल देती हूँ। DEAF डेफ। डेफ मीन्स जो सुन ना सके अर्थात बहरा। ILLITERATE इलिटरेट। इलिटरेट मीन्स अशिक्षित यानी जो शिक्षित ना हो। नेक्स्ट है BLIND ब्लाइंड यानी कि जो देख ना सकता हो। नेक्स्ट है DUMB डम्ब। डम्ब मीन्स जो बोल ना सकता हो अर्थात गूंगा। नेक्स्ट है LAME लेम। लेम मीन्स जो चल ना सकता हो। पहला वाक्यांश है वन हु कैन नॉट सी जो देख ना सकता हो। इसमें आपको क्या भरना है, मैंने मीनिंग आपको बता दी है, आप ये भरेंगे। ब्लाइंड BLIND। सेकंड है वन हु कैन नॉट हेयर अर्थात जो सुन नहीं सकता, वो होगा डेफ DEAF। नेक्स्ट है वन हु कैन नॉट स्पीक अर्थात जो बोल नहीं सकता, वो होगा डम्ब DUMB। नेक्स्ट है वन हु कैन नॉट वॉक अर्थात जो चल नहीं सकता, वो होगा लेम LAME। नेक्स्ट है वन हु कैन नॉट रीड और राइट वो जो पढ़ और लिख नहीं सकता, वो होगा ILLITERATE इलिटरेट अर्थात अशिक्षित या अनपढ़। अब वर्ड पावर की नेक्स्ट एक्सरसाइज है लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स। वॉक। वॉक मीन्स चलना या टहलना। और स्टिक। स्टिक मीन्स छड़ी। कैन यू क्रिएट अ मीनिंगफुल फ्रेज using both these words? It is simple. Add ing to the verb and use it before the noun. Put an article at the beginning. क्या आप एक मीनिंगफुल फ्रेज बना सकते हैं दो शब्दों का प्रयोग करके, जिनमें से नाउन के पहले वर्ब में ing को जोड़कर लिखना होगा और उसकी शुरुआत एक आर्टिकल के साथ करनी होगी। जैसे वॉक और स्टिक ये दो शब्द हैं और इसमें वॉक जो कि वर्ब है उसमें हमने ing ऐड किया है और उसके पहले आर्टिकल अ का यूज़ किया है, अ वॉकिंग स्टिक। नाउ मेक 6 such phrases using the words given below. इसी तरह से आप इनको लिख सकते हैं। जैसे रीड और सेशन लिखा हुआ है तो रीडिंग सेशन। सेकंड वर्ड है स्माइल और फेस।
इसका फ्रेज बनेगा अ स्माइलिंग फेस। नेक्स्ट है रिवॉल्व और चेयर। ये होगा अ रिवॉल्विंग चेयर। नेक्स्ट है वॉक और टूर। इसमें होगा अ वॉकिंग टूर। नेक्स्ट है डांस एंड ऑल। इसमें होगा अ डांसिंग डॉल। नेक्स्ट है विन और चांस। इसमें होगा अ विनिंग चांस। अब हम लैंग्वेज प्रैक्टिस की एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें यहाँ दिया हुआ है यूज़ नाइदर नॉर टू जॉइन द पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस गिवन बिलो। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। आई डोंट ईट कैंडी, आई डोंट ईट केक। नाइदर डू आई ईट कैंडी नॉर केक। फर्स्ट लाइन में लिखे हुए वाक्यों का अर्थ होगा आई डोंट ईट कैंडी मतलब मैं कैंडी नहीं खाती, आई डोंट ईट केक मैं केक नहीं खाती। लेकिन इनको मिलाकर जब हमें बोलना होगा तो हम बोलेंगे नाइदर डू आई ईट कैंडी नॉर केक, ना तो मैं कैंडी खाती हूँ ना ही केक। ऐसे ही हमें अगले सेंटेंसेस भी करने हैं, जिनमें नेक्स्ट है आई डोंट लाइक जॉन, आई डोंट लाइक पीटर। अर्थात मैं जॉन को नहीं पसंद करती, मैं पीटर को नहीं पसंद करती। इसे हम एक साथ बोलेंगे नाइदर डू आई लाइक जॉन नॉर पीटर, ना तो मैं जॉन को पसंद करती हूँ ना पीटर को। नेक्स्ट सेंटेंस है ही डिड नॉट कम, वो नहीं आया। ही डिड नॉट कॉल, उसने नहीं बुलाया। इन्हें हम जोड़कर ऐसे बोलेंगे नाइदर डिड ही कम नॉर कॉल, ना वो आया और ना उसे बुलाया। नेक्स्ट सेंटेंसेस हैं ही डज नॉट ड्रिंक, ही डज नॉट स्मोक। वो पीता नहीं है और वो धूम्रपान नहीं करता। इन्हें हम एक साथ जोड़कर बोलेंगे नाइदर डज ही ड्रिंक नॉर स्मोक, ना तो वो पीता है और ना वो धूम्रपान करता है। नेक्स्ट है शी डिड नॉट लाइक रोम, शी डिड नॉट लाइक पेरिस। अर्थात उसे रोम पसंद नहीं आया, उसे पेरिस पसंद नहीं आया। इसको हम जोड़कर ऐसे लिखेंगे नाइदर डिड शी लाइक रोम नॉर पेरिस, ना तो उसे रोम पसंद आया और ना पेरिस पसंद आया। अब लैंग्वेज प्रैक्टिस की दूसरी एक्सरसाइज है यूज़ ऑल और बोथ इन द ब्लैंक्स। टेल योर पार्टनर व्हाई यू चूज वन और द अदर। यहाँ पर आपको ऑल और बोथ इन दो को रिक्त स्थानों में भरना है। ऑल का यूज़ हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर अधिक लोग होते हैं, और बोथ का यूज़ दो लोगों के बीच के लिए करते हैं। जैसे ही हैज़ टू ब्रदर्स, यहाँ पर उसके दो भाई हैं, तो यहाँ पर हम ऑल नहीं भरेंगे, दो के लिए क्या यूज़ करेंगे बोथ। बोथ आर लॉयर्स। नेक्स्ट सेंटेंस है मोर देन 10 persons कॉल्ड। यहाँ पर एक से अधिक व्यक्तियों के बारे में बात हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर क्या भरेंगे ऑल। मोर देन 10 persons called, all of them wanted to see you। नेक्स्ट सेंटेंस है they dash cheered the
टीम। यहाँ पर उन्होंने टीम को प्रसन्न किया। यहाँ पर भी प्लूरल है, यानी अधिक लोगों के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर भी हम ऑल का यूज़ करेंगे। तो हो जाएगा दे ऑल चीयर्ड द टीम। नेक्स्ट है डैश हर पेरेंट्स आर टीचर्स। पेरेंट्स यानी कि माता और पिता, यहाँ पर दो लोगों की बात हो रही है। उसके माता और पिता अध्यापक हैं, तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे? यहाँ भरेंगे बोथ हर पेरेंट्स आर टीचर्स। नेक्स्ट है हाउ मच हैव यू गॉट, गिव मी डैश ऑफ इट। तुम्हें कितना मिला या तुमने कितना पाया। यहाँ पर एक या दो की बात नहीं होगी, यहाँ अधिक की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर गिव मी क्या भरेंगे? ऑल ऑफ इट, अर्थात तुम्हें कितना मिला वो सब मुझे दे दो। लैंग्वेज प्रैक्टिस की नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम यूज़ ऑफ लेट्स एंड लेट्स सीखेंगे। जहाँ लेट्स में बिना एपोस्ट्रॉफी के एस लगा होता है, वहाँ उसका अर्थ होता है परमिशन देना। विदाउट एन एपोस्ट्रॉफी इज़ द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब लेट्स, मीनिंग टू अलाउ और परमिट। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। शी लेट्स द डॉग आउट एवरी मॉर्निंग। वह हर सुबह अपने कुत्ते को बाहर भेज देती है। और दूसरा लेट्स यानी कि जहाँ पर लेट के साथ एपोस्ट्रॉफी एस लगा होता है, वह लेटस के शॉर्ट फॉर्म को दर्शाता है। लेट्स विद एन एपोस्ट्रॉफी इज़ अ शॉर्ट फॉर्म contraction of letters which is used for suggestion or request. It is similar to the meaning of we should. ये लेटर्स की शॉर्ट फॉर्म को दर्शाता है जो कि सजेशन अर्थात सुझाव या रिक्वेस्ट अर्थात प्रार्थना के लिए यूज़ किया जाता है। इसका अर्थ वी शुड अर्थात हमें करना चाहिए के समान होता है। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं लेट अस लर्न मोर अर्थात हमें अधिक सीखना चाहिए। अब हम नीचे दी हुई एक्सरसाइजेस को लेट और लेट से फिल करेंगे। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग लेट्स और लेटर्स। फर्स्ट है हिज मदर डैश हिम वॉच टीवी टिल मिडनाइट। यहाँ पर हम लेट्स का यूज़ करेंगे विदाउट एपोस्ट्रॉफी एस के जो लेट्स लिखा जाएगा उसका यूज़ करेंगे। तो क्या हो जाएगा? हिज मदर लेट्स हिम वॉच टीवी टिल मिडनाइट। उसकी माँ उसे आधी रात तक टीवी देखने देती है। नेक्स्ट है डैश होप फॉर द बेस्ट। यहाँ पर हम किसी के लिए बेस्ट की होप कर रहे हैं अर्थात उसके अच्छे की कामना कर रहे हैं। तो क्या हुआ? प्रार्थना कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम कौन सा लेट्स यूज़ करेंगे? यहाँ हम यूज़ करेंगे लेट्स होप फॉर द बेस्ट। यहाँ पर हमने एपोस्ट्रॉफी के साथ जो लेट्स लिखा हुआ था उसका यूज़ किया है। नेक्स्ट होगा डैश सी
What is on the menu? यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एपोस्ट्रोफी के साथ वाला लेट्स सी व्हाट इज़ ऑन द मेनू, यानी कि यहाँ सुझाव दिया जा रहा है, चलो मेनू में देखें कि क्या है। नेक्स्ट है द टीचर डैश द चिल्ड्रेन प्ले। यहाँ पर बच्चों को खेलने के लिए टीचर परमिशन देंगे, इसलिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे द टीचर लेट्स द चिल्ड्रेन प्ले। अध्यापक बच्चों को खेलने के लिए परमिशन देते हैं, अलाउ करते हैं। यहाँ पर हमने विदाउट एपोस्ट्रोफी वाले एस के लेट्स का यूज़ किया है। नेक्स्ट सेंटेंस में ही डैश हिज डॉग टू गो आउट। यहाँ पर वो अपने कुत्ते को बाहर ले जाता है। यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ यूज़ करेंगे ही लेट्स हिज डॉग टू गो आउट। यहाँ विदाउट एपोस्ट्रोफी वाले लेट्स का यूज़ किया है, तो यहाँ पर क्या मीनिंग होगा कि वो अपने कुत्ते को बाहर जाने देता है, यानी अलाउ करता है। नेक्स्ट सेंटेंस है डैश गो फिशिंग। यहाँ पर हम फ़िशिंग का सुझाव दे रहे हैं, फ़िशिंग पर जाने के लिए, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ यूज़ करेंगे लेट्स गो फिशिंग। यहाँ पर हमने एपोस्ट्रोफी एस वाला लेट्स यूज़ किया है, अर्थात यहाँ पर हम फ़िशिंग पर जाने का सुझाव देते हुए कह रहे हैं चलो फ़िशिंग के लिए चलते हैं। अब हम इस पार्ट में दी हुई एक्टिविटी को देखते हैं। राइट सम इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज मेड बाय स्टीफन हॉकिंग इन योर नोटबुक। आपको अपनी नोटबुक में स्टीफन हॉकिंग के द्वारा हमें मिली हुई 6 उपलब्धियों को लिखना है, जिनमें से जो 6 इनकी फेमस उपलब्धियां हैं वो मैंने आपके लिए यहाँ लिख रखी हैं। इनके बारे में इनकी कही हुई एक बात है, इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू अडॉप्ट टू चेंज, अर्थात किसी परिवर्तन को स्वीकार करने की योग्यता ही कुशाग्रता है। ये कही हुई बात इनकी इन डिस्कवरीज़ को देखते हुए एकदम सच लगती है। इनकी इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज़ हैं, फर्स्ट है सिंगुलैरिटीज़, सेकंड है लॉज ऑफ ब्लैक होल मैकेनिक्स जिसे हम हॉकिंग रेडिएशन के नाम से जानते हैं, थर्ड है कॉस्मिक इन्फ्लेक्शन थ्योरी, फोर्थ है मॉडल ऑन द वेव फंक्शन ऑफ द यूनिवर्स, नेक्स्ट है टॉप डाउन थ्योरी ऑफ कॉस्मोलॉजी। और अपने इस चैप्टर में आपने जिस किताब का जिक्र पढ़ा था, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये इनकी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है जिसमें इन्होंने अपने इन डिस्कवरीज़ का जिक्र किया है। इनमें से जो फर्स्ट है सिंगुलैरिटी का सिद्धांत क्या है, इस बारे में भी आपको बता देते हैं कि सिंगुलैरिटी के बारे में आइंस्टीन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत भी सिंगुलैरिटी के बारे में बताते हैं। उनका सिद्धांत है कि काल और अंतरिक्ष यानी टाइम एंड स्पेस में किसी भी भारी पिंड की वजह से जो झोल पड़ जाता है वही गुरुत्वाकर्षण है। आइंस्टीन के अनुसार सिंगुलैरिटी वह बिंदु है जहाँ से स्पेस टाइम एक असीम रूप से वक्रित हुआ
लेकिन वक्तृत्व यानी कि झोल पड़ा उसमें, लेकिन उस समय यह स्पष्ट नहीं था कि क्या सिंगुलैरिटी वास्तविक भी है या नहीं। फिर हॉकिंग के शोध के दौरान पता चला कि बिग बैंग दरअसल ब्लैक होल का ही उल्टा पतन है। उन्होंने पेनरोज के साथ मिलकर 1970 में एक शोध पत्र प्रकाशित किया और दर्शाया कि सामान्य सापेक्षता का अर्थ है कि ब्रह्मांड ब्लैक होल के केंद्र से ही शुरू हुआ होगा। ये ब्लैक होल का केंद्र ही सिंगुलैरिटी कहलाता है। इस सिद्धांत को पूरे ब्रह्मांड के लिए इस्तेमाल किया गया और बताया गया कि गुरुत्वाकर्षण सिंगुलैरिटी पैदा करता है। उन्होंने ये भी बताया कि आइंस्टीन के सिद्धांत ने सिंगुलैरिटी की जो भविष्यवाणी की थी वह महाविस्फोट का सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी ही था। इसके बारे में भी इन्होंने अपनी बुक में जिक्र किया है। सेकंड इनमें जो डिस्कवरी है वो है ब्लैक होल सिद्धांत, लॉज ऑफ ब्लैक होल मैकेनिक्स, जो 1971 से 1974 के बीच दिया इन्होंने। स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल के सिद्धांतों को दिया। उनका पहला सिद्धांत था जिसके अनुसार ब्लैक होल का कुल सतह क्षेत्र कभी भी छोटा नहीं होगा और इसे हॉकिंग एरिया थ्योरम के रूप में भी जाना जाता है। एक अन्य सिद्धांत दिया जिसमें इन्होंने बताया कि ब्लैक होल से गर्मी का विकिरणन नहीं होता। एक और ब्लैक होल का सिद्धांत है नो हेयर थ्योरम, जिसमें कहा गया है कि ब्लैक होल में विशेषताएं हो सकती हैं, उनका द्रव्यमान, कोणीय गति और चार्ज। ब्लैक होल विकिरण का उत्सर्जन करता है जो तब तक जारी रख सकते हैं जब तक कि वे अपनी ऊर्जा को समाप्त नहीं करते, वाष्पन करते रहते हैं। इसे हॉकिंग विकिरण भी कहा जाता है। जनवरी 1971 में उन्होंने ब्लैक होल्स नामक अपने निबंध के लिए प्रतिष्ठित ग्रेविटी रिसर्च फाउंडेशन पुरस्कार भी जीता था। क्या आप जानते हैं कि 20 छोटे चांदों से मिलकर अपना चांद बना हुआ है? ये भी इन्होंने बताया। थर्ड है इनका कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी। ये 1982 में आया। ये सिद्धांत एलन गुथ के द्वारा दिया गया था और वह था कि भौतिक कॉस्मोलॉजी में कॉस्मिक इन्फ्लेशन वह सिद्धांत है जिसमें ब्रह्मांड महाविस्फोट के बाद शीघ्र ही फैल जाता है। इसके अलावा हॉकिंग पहले वैज्ञानिक हैं जिन्होंने क्वांटम में उतार चढ़ाव यानी क्वांटम फ्लैक्चुएशंस की गणना की है और बताया है कि पदार्थ के वितरण में कम बदलाव होते हैं, अर्थात इन्फ्लेशन के दौरान यह ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं के प्रसार को जन्म दे सकता है। ये सब आप और आगे के क्लासेस में जाकर इन थ्योरीज़ पे थोड़ा थोड़ा जानकारी हासिल करेंगे। नेक्स्ट है यूनिवर्स का वेव फंक्शन पर मॉडल। स्टीफन हॉकिंग गुरुत्वाकर्षण के क्वांटम थ्योरी की स्थापना में इंटरेस्ट रखते थे, लेकिन जेम्स हार्टले के साथ 1983 में हार्टले हॉकिंग स्टेट मॉडल प्रकाशित किया गया। यह सिद्धांत कहता है कि समय बिग बैंग से पहले मौजूद नहीं था और इसलिए ब्रह्मांड के शुरुआत की अवधारणा अर्थहीन है। ब्रह्मांड में समय या स्थान में कोई प्रारंभिक सीमा नहीं होती। और 1988 में इनकी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम प्रसिद्ध किताब, जिसमें इन्होंने कॉस्मोलॉजी जैसे कि महाविस्फोट का सिद्धांत और ब्लैक होल के बारे में लिखा है। और ये पुस्तक इतनी ज़्यादा फेमस हुई कि लगातार 237 सप्ताह तक संडे टाइम्स का बेस्ट सेलर रहने के कारण इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया। इस पुस्तक की 1 करोड़ प्रतियां बिकी और 40 अलग अलग भाषाओं में इनका अनुवाद हुआ। स्टीफन हॉकिंग की ब्रह्मांड विज्ञान पर आधारित टॉप डाउन थ्योरी, ये 2006 में थॉमस हार्टोग के साथ उन्होंने टॉप डाउन कॉस्मोलॉजी को प्रस्तावित किया।
जिसमें कहा कि ब्रह्मांड में एक अनूठी प्रारंभिक अवस्था नहीं थी, लेकिन कई संभावित प्रारंभिक स्थितियों की अति पवित्रता शामिल थी। हॉकिंग का कहना है कि ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण जैसी शक्ति है और इसलिए वह नई रचनाएं कर सकता है। उसके लिए उसे ईश्वर जैसी किसी शक्ति की सहायता की आवश्यकता नहीं है। उनकी अन्य किताबें थीं द यूनिवर्स इन अ नटशेल, जो 2001 में आई, गॉड क्रिएटेड द इंटीजर्स, द मैथमेटिकल ब्रेक थ्रूज दैट चेंज्ड हिस्ट्री, 2005 में। अब हमें स्टीफन हॉकिंग की प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण खोजों के बारे में पता चल गया है, जिसमें ब्लैक होल और महाविस्फोट का सिद्धांत, जिसे हम बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा दिए गए सबसे बड़े सिद्धांत हैं।